Hello everyone, my name is Saima and we are on the online platform of Gravity Coaching। और जैसा कि हम लोग केमिस्ट्री की बात कर चुके हैं ऑलरेडी 2 लेक्चर्स आप लोग इससे पहले मैं उम्मीद करती हूँ कि तो थोड़ा बेसिक लेवल पे वो आप देख चुके हो, आपको समझ में आ गया होगा। अब आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे ये चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, क्या क्या डिस्कवर क्या क्या हुआ है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में। सबसे पहले केमिस्ट्री में साइंटिस्ट आए डाल्टन, जिन्होंने एक एटॉमिक लेवल पे जाकर बातें की और समझाया कि कैसे एटम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, कैसे वो कंबाइन हो रहे हैं। थोड़ी बहुत उन्होंने थ्योरीज दी जो एक फाउंडेशन बेस बना केमिस्ट्री का। उसके बाद से आगे चीज़ें बढ़ती गई, डेवलपमेंट होता रहा केमिस्ट्री का और फिर हम लोग और साइंस में आगे बढ़े। So Dalton was the first scientist to give an atomic theory and talk about atoms, like how atoms combine and what is the basic particle in an element, सब चीज़ के बारे में बात की थी। तो उनका जो पहला पोस्टुलेट था या फिर जो उनके उनके थ्योरी का जो पहला पोस्टुलेट था, उन्होंने ये कहा था कि कोई भी एक एलिमेंट है का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जो इनडिविजिबल पार्टिकल है, यानी कि अब उसको फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता है, वो एक एटम होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप लोग लिखिएगा या फिर पहला जो पोस्टुलेट था कि एवरी मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल। इनडिविजिबल का आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही रोल आगे प्ले करेगा कि इस पर कुछ क्वेश्चंस आए हुए जेईई मेंस में और इस पर बहुत स्ट्रेस दिया गया है कि इनडिविजिबल पार्टिकल। ठीक है, तो एवरी मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। ओके, सबसे पहली बात, सबसे पहले पोस्टुलेट ये आया कि कोई भी मैटर है उसमें जो सबसे छोटा जो उसका पार्टिकल होगा, जिसको हम लोग फर्दर तोड़ नहीं सकते हैं, वो क्या है? एक एटम। ये बात हो गई। दूसरा पोस्टुलेट क्या कहता था कि अगर हम लोग सेम एलिमेंट लेंगे और उसमें हम लोग हर एटम को स्टडी करने जाएंगे तो हर एटम एक तरीके का होता है। यानी कि अगर मैंने मान लीजिए कि एक बलून लिया, ठीक है, मैंने उसमें हीलियम गैस भर दी। अब हीलियम वैसे क्या है? हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2 और उसका मास नंबर है 4। इसका मतलब ये होता है कि उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 प्रोटॉन्स हैं और 2 न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो यानी कि मैं जो बलून होगा उसमें जितने भी हीलियम के पार्टिकल्स होंगे, हर एक के पास 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन होगा। सब सेम होंगे हर रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या बनता है इसमें? अगला पॉइंट ये बनेगा कि सेम टाइप ऑफ एलिमेंट is made same type of element is made of same type of atoms। ठीक है, सेम टाइप ऑफ एटम्स, ये बात हो गई। ठीक है, हाइड्रोजन, आपने हाइड्रोजन गैस लिया, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, उसके एटम्स की कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ होंगी। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन होता है। तो अगर आपने एक बलून लिया, उसमें आपने हाइड्रोजन गैस भर दी, तो उसमें जितने एटम्स होंगे उनकी सारी जो एंटिटीज़ होंगी वो सेम होंगी, ऐसा डाल्टन ने कहा था। ठीक है, तीसरा क्या पॉइंट आएगा इसमें कि डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स। अरे भाई, अब मैंने एक लिया बलून, अब उसमें मैंने हाइड्रोजन और हीलियम दोनों भर दिया। ठीक है, तो अब हाइड्रोजन गैस जो है या फिर हाइड्रोजन जो एटम है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, यानी कि उसमें जितने हाइड्रोजन के एटम्स होंगे वो वैसे ही होंगे। और वैसे हीलियम जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन है, तो सारे हीलियम के एटम्स वैसे ही होंगे। तो उन्होंने बस एक सिंपल बेसिक सी बात कह दी कि डिफरेंट elements have different type of atoms। ठीक है, different element have different
टाइप ऑफ एटम्स, ये इनका तीसरा पोस्टुलेट आया था। ठीक है, ये 3 पोस्टुलेट हुए। ओके, अब इतना तो आप समझ रहे हो कि पहले उन्होंने मैटर की बात की कि एक मैटर है, उसका जो सबसे बेसिक पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसको हम फर्दर तोड़ नहीं सकते हैं, इनडिविजिबल पार्टिकल, वो एक एटम होता है। सेम टाइप का अगर हमने एलिमेंट लिया, तो जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में अगर आपको समझाया, अगर आपने वो लेक्चर्स देखे तो आपको समझ आएगा कि अगर अलग तरह का एलिमेंट, अगर हम किसी भी एक एलिमेंट की बात करते हैं, मैंने एक लोहे की रॉड की एग्जांपल ली थी, तो उसमें सारे जो एटम्स थे वो लोहे का ही था। वैसे आप यहाँ पे एक बलून की बात कर सकते हो जिसमें आपने हाइड्रोजन या फिर नियॉन गैस, कोई भी गैस भरी हुई है, कोई भी एक एलिमेंट का गैस भरा हुआ है, तो उसमें जितने एटम्स होंगे वो सब हाइड्रोजन के होंगे, हीलियम के होंगे, नियॉन के होंगे रिस्पेक्टिवली। वैसे ही तीसरा पोस्टुलेट ये आया कि अगर डिफरेंट एलिमेंट है, अगर हमने एक बलून लिया, उसमें मैंने 2 तरह के एलिमेंट्स डाल दिए, 3 तरह के एलिमेंट्स डाल दिए, तो हर के एटम्स अलग अलग होंगे। ठीक है, चौथा उन्होंने ये कहा था कि अब 2 एलिमेंट्स के एटम्स कंबाइन करते हैं एक फिक्स रेशियो में, ताकि वो एक कंपाउंड बना सके। ठीक है, मैं इसको स्क्रॉल करूंगी। चौथा पॉइंट क्या था? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट या एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो। देखिए, जेई नीट यहीं से सवाल बनाता है, फिक्स्ड रेशियो। अभी 2025 में एक जेई का सवाल आया था जिसमें सवाल उन्होंने फिक्स की जगह वेरिएबल रेशियो लगा दिया था। तो अगर आप सोच रहे हो कि ये टॉपिक्स उतने मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो आप समझो इससे एक क्वेश्चन आना ही, और इतना ये बेसिक टॉपिक है, मतलब ये सिर्फ थ्योरी है, इसमें कोई आपको न्यूमेरिकल लेवल पे नहीं जाना है। तो अगर आप इसको कर लोगे तो एक दो क्वेश्चंस तो आपके इजीली बन जाएंगे। जेई मेंस में या फिर नीट में हमेशा आता है, मूल कॉन्सेप्ट के पहले हिस्से से हमेशा आता है, जिसमें सारी थ्योरीज और पोस्टुलेट्स आए थे। तो इस पर आप लोग स्पेशली ध्यान दीजिए, और आपको मुझे नहीं लगता इस लेक्चर के अलावा कुछ और भी आप लोग की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप सिर्फ इतना देख लो, आपके लिए मोर देन इनफ है वो। ठीक है, तो उन्होंने बात की थी एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो टू फॉर्म अ कंपाउंड। ठीक है, फॉर्म अ कंपाउंड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया वाटर का। ठीक है, तो मैंने आपको कंपाउंड्स में बताया था कि कंपाउंड्स क्या होते हैं। जब कुछ फिक्स रेशियो में 2 एटम्स कंबाइन करते हैं तो वो कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, तो वैसे ही अगर मैं एग्जांपल यहाँ पे वाटर का ले लेती हूँ, तो वाटर में क्या है, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है और 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन है। तो डाल्टन ने इसके बारे में बात की थी, यानी कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का एटम कंबाइन करेगा तो हमें क्या मिलेगा, वाटर। वैसे ही अगर हम लोग मीथेन की बात करें, मीथेन गैस जो होती है उसका फॉर्मूला होता है CH4। तो इसमें क्या है, 1 कार्बन का एटम है और 4 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। तो उन्होंने ये बात एकदम सामने लिख दी थी कि हमेशा कंपाउंड बनाने के लिए हमें एक फिक्स रेशियो ऑफ एटम्स चाहिए था। और देखिए एक और बात, वैसे तो ये थोड़ा सा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बात है, ये जो रेशियो होगा ना, होल नंबर ही होगा, मतलब कभी आपको पॉइंट्स में नहीं दिखेगा। जाहिर सी बात है, कोई एटम जो है पूरा एक एटम 1 होता है, ऐसा तो नहीं है। अगर कहीं 0.5 लिखा होता है तो उसका आधा एटम लगा होगा, ऐसा तो नहीं है। एटम जो है एक बेसिक पार्ट तो एटम ही है, यानी कि ये जितने भी नंबर्स होंगे ये होल नंबर होंगे, एक कंप्लीट नंबर होंगे। ठीक है, यहाँ पे ये भी लिख लीजिएगा। नंबर नहीं, द रेशियो इज अ होल नंबर, ये बेटर रहेगा। ठीक है, ये एक पॉइंट हुआ। अगले पॉइंट की बात करते, अगला पॉइंट उन्होंने रिएक्शंस के बारे में बताया था कि 2 एटम्स जब या फिर 2 एलिमेंट्स जब रिएक्ट करते हैं तो उनमें रीअरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स होता है। ये एग्जैक्ट लाइन है जेईई मेंस के सवाल की। जब 2 एटम्स या 2 एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं तो उनमें रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स बॉन्ड्स होता है। तो ये
जब कंपाउंड बनता है या कोई भी रिएक्शन हो रही होती है, यानी कि आप इतना समझो कि जितने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस हैं वो फॉलो करते हैं डाल्टन्स थ्योरी को, ठीक है। ठीक है, जितने भी लॉ ऑफ कॉम्बिनेशंस हैं वो बेस्ड हैं डाल्टन्स थ्योरी पे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं, आप लिख लीजिएगा क्योंकि सवाल इसी पॉइंट से बनेगा। द रीअरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स, यानी कि जब दो चीज़ें रिएक्ट करेंगी, जैसे यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन जब रिएक्ट कर रहा था तो हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में अकर करता है और कार्बन तो कार्बन के फॉर्म में ही अकर करता है। तो कार्बन और हाइड्रोजन जब बॉन्ड बनाते हैं तो कार्बन बीच में आके लगता है, उसके अराउंड हाइड्रोजन एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना देता है, तो वो मीथेन गैस बन जाता है। तो बेसिकली यही पॉइंट है यहाँ पे कि द रीअरेंजमेंट of atoms occur form a compound, ठीक है, form a compound। चलो ये बात हो गई। ये 5 पॉइंट्स थे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की, इसमें उन्होंने बताया कि कैसे रिएक्शंस हो रहे हैं, रिएक्शंस में क्या हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है, रीअरेंजमेंट हो रहा है, ठीक है, रीअरेंज हो रहे होंगे एटम्स, कुछ सेपरेट हो रहे होंगे, कुछ रिएक्ट कर रहे होंगे, ठीक है, कुछ दूर भाग रहे होंगे, कुछ आ रहे होंगे, तभी तो नया कंपाउंड बन रहा है, ठीक है। तो ये सब जो है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पे बेस्ड है। सबसे पहले उन्होंने बताया कि मैटर जो है सिंपल, जो उसका इनडिविजिबल पार्ट है वो है एटम। एक तरह का एलिमेंट एक तरह के एटम से बना होता है, हर अलग तरह के एलिमेंट्स अलग अलग तरह के एटम से बने होते हैं। उसके बाद तीसरी बात उन्होंने की थी कि जब एटम्स जो हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के कंबाइन करते हैं फिक्स्ड रेशियो में तो वो एक कंपाउंड बनाते हैं, और जब भी कंपाउंड बनता है तो ये जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि जितना एटम जो है पर्टिकुलर एलिमेंट में, पर्टिकुलर कंपाउंड में वो खुद को रीअरेंज करते हैं, सेपरेट करते हैं, तरह तरह के रिएक्शंस पाथवेज को फॉलो करके एक नया कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। ये उनके पोस्टुलेट्स थे, लेकिन फिर वक्त के साथ उनके लिमिटेशंस भी पता चली। लिमिटेशंस क्या थी वो देखते हैं, ठीक है। लिमिटेशंस देखते हैं हम लोग यहाँ पे। लिमिटेशंस हैं किसकी? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की, तो अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, चलो। लिमिटेशन ये थी कि सबसे पहले तो उन्होंने जो पोस्टुलेट दिया था, उन्होंने कह दिया था कि उसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो एटम, एटम इनडिविजिबल है। वक्त के साथ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, इन सब की डिस्कवरी हुई, जिससे ये पता चला कि एटम्स के अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, जिनका एक मास है जो पूरा कंप्राइज करते हैं एक एटम को। यानी कि ये जो पोस्टुलेट थी वो गलत हो गई। ये पोस्टुलेट कैसे गलत हो गई? क्योंकि एटम्स जो है वो इंडिविजिबल है। ऐसा है कि एटम जो है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स अकेले तो वो नहीं एग्जिस्ट करेंगे, एक कंप्राइज एटम में ही वो मतलब अकर करेंगे नेचर में। लेकिन जो उनका जो बेसिक पार्ट था वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स था। लेकिन जब डाल्टन ने पोस्टुलेट दिया था तो उन्होंने ये बताया था कि एटम्स को फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता, यानी कि एटम स्मॉलेस्ट है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो ये तो पहले ही गलत हो गया। तो पहली लिमिटेशन क्या थी उनकी? द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स
and neutrons showed that atom is divisible. Okay, that पहली तो ये थ्योरी थी, ठीक है, में पता चल गया कि एटम जो है वो डिविजिबल है। दूसरी उनका पोस्टुलेट उनका क्या था कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट के जो एटम्स होंगे वो सेम तरह के होंगे, लेकिन ये भी गलत हो गया। विथ टाइम आइसोटोप्स, आइसोबार्स डिस्कवर किए। आइसोटोप्स क्या होते हैं? देखो, आइसोटोप्स वो होते हैं कि जो सेम एलिमेंट के ही एटम्स होते हैं, उनका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर इज द बेस क्राइटेरिया फॉर एन एलिमेंट। अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो वो सेम एलिमेंट है, लेकिन उनका मास नंबर डिफर कर रहा था। मास नंबर डिफर होने की वजह से उनके अंदर न्यूट्रॉन्स की जो वैल्यू है वो भी डिफर करने लगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पोस्टुलेट भी गलत हो गया कि सेम एलिमेंट आर कंपोज्ड ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। अगर आइसोटोप्स और अगर आइसोबार्स क्या होते हैं, पहले यहाँ पे ये समझिएगा। इसमें मैं आपको एक पहले तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये बता दूं, आइसोटोप क्या है। ठीक है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट with different mass number। ठीक है, आइसोटोप सीओ से। आइसोबार्स क्या है? एटम्स ऑफ, देखिए ये आगे चैप्टर में भी आएगा, लेकिन इसकी जरूरत यहाँ है तो इसको आप समझ लीजिए, ठीक है। आइसोटोप्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विथ सेम मास नंबर। तो अब हाइड्रोजन और हीलियम तो हमने बात कर दी थी, और हमने कह दिया था कि अरे भाई ये जो है इनके में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन सबकी मात्रा जो है वो अलग होगी। पर ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही आइसोबार्स और आइसोटोप्स की डिस्कवरी होनी शुरू हो गई तो ये पता चला कि ये बात तो गलत है, ये तो हो ही नहीं रहा है, क्योंकि आइसोटोप्स और आइसोबार्स नेचर में अकर कर रहे हैं। अगर मान लो कार्बन है, कार्बन जो है उसके दो आइसोटोप्स है, कार्बन 12, कार्बन 13, 14, मैं दो की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तो अमाउंट सेम है, लेकिन न्यूट्रॉन्स का जो अमाउंट है वो अलग हो जाता है। इसीलिए ये पॉस्टुलेट भी हट गया, गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे दूसरा पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा, एटम्स ऑफ ठीक है, सेम एलिमेंट के तो एटम्स डिफर कर रहे थे और डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स सेम हो जा रहे थे। कैसे? थोड़ा बहुत उनका मास जो है वो सेम हो जा रहा है। तो अगर ये कहना कि हर एटम और हर एटम का मास अलग है, हर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स का मास अलग है, ये बात गलत हो गई। तो ये भी यहाँ पे पॉइंट आएगा, ठीक है। ठीक है, ये क्या हो जाते हैं आपके? आइसोबार वाली कंडीशन हो जाती है। ओके, चलो, तो इतना हमने लिमिटेशंस की बात की, इतने लिमिटेशंस की बात हुई। आगे अब और लिमिटेशंस देखते हैं, थोड़ा आप लोग लिख लीजिए, स्क्रॉल करते हैं इसको। डाल्टन ने एटॉमिक वेट के बारे में बात नहीं की थी। डाल्टन ने ये नहीं बताया था कि एटम्स कंबाइन क्यों कर रहे हैं, मतलब उन्होंने बेस बात ही नहीं बताई थी, जो बेसिक बात थी, जो फाउंडेशन बात थी, उन्होंने ये बताया ही नहीं था कि एटम कंबाइन क्यों कर रहे हैं, ज़रूरत क्या है एटम्स को कंबाइन करने की। वो अकेले भी तो एग्जिस्ट कर सकते हैं। वो उन्होंने इस चीज़ पे कुछ चर्चा नहीं की थी।
तो एक पॉइंट यहाँ पे उनका लिमिटेशन ये आती है कि ठीक है, क्यों कंबाइन कर रहा है उन्होंने नहीं बताया था। चौथी बात, उन्होंने गैसियस सब्सटेंसेस के बारे में कुछ भी बात नहीं की। जो गैसेस हैं उनके एटम्स कैसे कंबाइन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उन्होंने उसके बारे में कुछ डिस्कशन ही नहीं दिया था। ठीक है, अबाउट कॉम्बिनेशन कंपाउंड्स या सब्सटेंस के बारे में कुछ चर्चा नहीं की थी। ठीक, ये सब इनकी लिमिटेशंस थी, इन्होंने कुछ इसके बारे में डिस्कस नहीं किया था। ओके, अच्छा, उन्होंने एटॉमिक वेट के बारे में भी डिस्कस कुछ नहीं किया था। तो इसी में आप ये लिख लीजिएगा, एज टू वाई एटम्स कंबाइन एंड अबाउट एटॉमिक वेट। ठीक है, ये सब जो हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस एज इन क्या क्या गलतियां विथ टाइम उसमें देखी गई। सबसे पहले तो इंडिविजिबल होता है एटम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है विथ रिस्पेक्ट टू जेई एंड नीट। इसको आप बिल्कुल टिक मार्क कर दो, इससे क्वेश्चन अगर आया तो आएगा इसी लाइन से आएगा। ठीक है, दूसरा उन्होंने क्या बोला कि ऐसा, आप पहले तो हमने कह दिया 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन हीलियम के थे। अगर हीलियम की तो बात छोड़ देते हैं, कार्बन की बात करते हैं। कार्बन में 6 उसका एटॉमिक नंबर होता है, 12 उसका मास नंबर होता है। उसमें 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं 12 आइसोटोप में। लेकिन उसका और भी आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं, कार्बन 13, कार्बन 14। इसमें न्यूट्रॉन्स का अमाउंट बदल जाता है। न्यूट्रॉन्स का अमाउंट बदलता है तो इसका मतलब ये होता है कि अगर मैंने कोई बलून लिया, उसमें मैंने कार्बन गैस भरी, कार्बन के अलग अलग आइसोटोप्स वाले एटम्स उसमें एग्जिस्ट करते हैं, तो इसका मतलब सेम एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट इट कैन डिफर इन द टर्म्स ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स तो नहीं न्यूट्रॉन्स। ओके, तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये आया कि इन्होंने कुछ भी एटम्स कंबाइन क्यों करते हैं इसके बारे में नहीं बताया कि क्या ज़रूरत है एटम को कंबाइन करने की। वो अकेले भी अपना एग्जिस्ट कर सकता था, उसको क्या ज़रूरत थी किसी और की। तो इसके बारे में उन्होंने कुछ डिस्कस नहीं किया था। चौथा ये था कि उन्होंने गैसियस कंपाउंड के बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं किया था। ये इनके इतने लिमिटेशंस। ठीक है, ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में सिर्फ इतना ही है। अब हम आगे बढ़ेंगे और आपका समझिए कि मोल कंसेप्ट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से ही स्टार्ट हो गया है। इट इज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट। उससे पहले जो बातें हमने की थी वो बेसिक लेवल की बात थी, माने कि आप 10th और 9th में भी वो सब चीज़ें पढ़ते हो। लेकिन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से अब जो है मोल कॉन्सेप्ट आपका मेन आज से स्टार्ट हुआ है, लेक्चर नंबर 3 से। तो इसके बाद क्या आया, अवोगाड्रोस। अवोगाड्रोस नंबर क्या है? एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक नंबर दिया अवोगाड्रो। है क्या ये? देखिए, कोई भी, जैसे आपसे मैं कहूँ कि एक डजन में कितने नंबर्स होते हैं, तो आप बोलोगे मैम 12 होते हैं। अच्छा, 2 डजन्स में कितने हुए, तो मैम 24 होते हैं। वैसे अगर आपसे कहूँ एक पेयर में कितने नंबर होते हैं, तो आप कहोगे कि मैम 2 होते हैं। ठीक है, तो वैसे ही अवोगाड्रो नंबर है। ठीक है, केमिस्ट्री के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। इसका जो अमाउंट है वो कितना है, इट इज़ अराउंड 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, इसको हम लोग डोनेट करते हैं एन से, Na से, या फिर N0 से। ठीक है, अच्छा, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आप ये 0.22 को इग्नोर करके 6 इंटू 10 टू द पावर 23 भी बोल सकते हो। ये बहुत ही बेसिक नंबर है आपकी केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में हर जगह आपको मिलेगा। और इसका काम क्या है, क्या, अब इसको देखो, आप आगे समझते जाओगे विद टाइम कि इसका यूज़ क्या है। बेसिकली ये एक मोल को डोनेट करने के लिए, डिनोट करने के लिए
यूज़ होता है। अब मोल क्या है इसके बाद वो बात आएगी, तो इसीलिए अभी इतना ही समझिए कि अवोगाड्रो नंबर है, एक नंबर है। जैसे पेयर में 12 होते हैं, सॉरी पेयर में 2 होते हैं, डजन में 12 होते हैं, तो वैसे ही अवोगाड्रो नंबर में इतने यूनिट्स होंगे, इतना नंबर होगा, ठीक है। इसको लाया क्यों गया? इसको लाया गया था फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। देखो एटम्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं साइज़ में, तो ऐसा नहीं कि हम एक एटम की पढ़ाई कर पाएँ, एक एटम की पढ़ाई करना बहुत मुश्किल था। तो इसीलिए जो साइंटिस्ट थे उन्होंने स्टार्ट किया इतने से। अवोगाड्रो ने एक नंबर दिया, उन्होंने कहा इतने एटम्स को एक बेस बनाओ कि इससे ही, इसके रिस्पेक्ट में ही सारी बातें होंगी कि कौन से एटम्स हैं, कितने कितने, मतलब मोल का एक बेसिक ये फाउंडेशन था अवोगाड्रो नंबर, ठीक है। एक सेकेंड। तो अवोगाड्रो नंबर के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, क्या होता है इसका अमाउंट इतना। इसको लाया क्यों गया? इसको सेक ऑफ सिंप्लिसिटी के लिए लाया गया था। अच्छा ये बात एक और है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है। अगर मैं इसे मान लूँ कि मैंने आपसे कह दिया कि मैंने इतने एटम्स ऑफ आयरन लिए हैं और इतने एटम्स ऑफ ऑक्सीजन लिए हैं, तो यानी कि उनके मासेस तो अलग हो जाएंगे। आयरन जो है वो भारी होगा, ऑक्सीजन जो है वो हल्का होगा, लेकिन जो एवोगाड्रो नंबर या फिर इतने एटम्स उसमें जो होंगे वो उतने ही होंगे। आप इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो। पहली बात तो ये है कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, ठीक है। ओके, मास में आप वही वाले एग्जांपल लिख लो कि Fe एटम्स या फिर NaFe एटम्स सेम एज द Na या फिर अवोगाड्रो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है, सेम होगा, कोई डिफरेंस होगा। इवन दो आयरन का मास ज़्यादा है, ऑक्सीजन का मास कम है, पर ये हमेशा उतना ही रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसका कोई डायमेंशन, तो कभी कोई क्वेश्चन में अगर आपको दिख गया कि इसके आगे कोई डायमेंशन लगा हुआ है तो वो नहीं होगा अवोगाड्रो नंबर, ये सिर्फ एक नंबर है, नंबर, बेसिक नंबर। तो ये क्या है? एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तीसरी आप कह सकते हो कि इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ द एटम भी है। अगर मैंने कहीं लिख दिया है कि इतने एटम्स ऑफ हाइड्रोजन हैं Na, या फिर मैंने अगर बता दिया अवोगाड्रो नंबर के बराबर के एटम्स हैं हाइड्रोजन के, तो उतने ही उस, अगर मैंने दूसरे एलिमेंट के लिए तो वो बात सेम ही होगी, ठीक है। तो नेचर ऑफ एटम पे ये डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा मास पे नहीं डिपेंड कर रहा है, भारी हो हल्का हो। अगर मैंने Na यानी कि अवोगाड्रो के इक्वल लिया है कहीं पे भी एटम्स, तो नंबर ऑफ एटम्स सेम रहेंगे, उनकी क्वांटिटी सेम रहेगी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। इसका मकसद क्या था? सबसे सबसे इंपॉर्टेंट कि इसको हम लोग लाए क्यों थे? इसको लाने का ये रीज़न था कि हम लोग माइक्रोस्कोपिक से मैक्रोस्कोपिक लेवल पे पढ़ सकें। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एटम्स बहुत छोटे होते हैं, उनकी मासेस बहुत छोटी होती है, उनका नंबर्स बहुत, अगर मैं एक मान लो मैं इसकी बात करूँ, इस पेन की बात कर रही हूँ, इस पर न्यूमरस अमाउंट ऑफ एटम्स मिल के बना रहे होंगे इस पेन को, ठीक है। तो इसीलिए ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न है इसको लाने का। तो आप यहाँ पे भी लिख लीजिएगा, इट फॉर्म्ड अ ब्रिज formed a bridge between microscopic and macro लेवल। इतना समझना है अवोगाड्रो नंबर के बारे में, इतना ही है। अब इसका हम यूज़ कैसे करेंगे विथ टाइम आगे वो आपको पता चले। चलो, अवोगाड्रो नंबर के बारे में हमने बात की, अब इसके आगे बात करते हैं कि अवोगाड्रो नंबर कैसे, कहाँ यूज़ होता है, उसका क्या रोल है हर जगह, ठीक है। व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है इस बारे में बात करते हैं।
देखो कोई भी एटम, आपने एक एटम लिया, उसका कुछ मास होगा, उसके आगे आप ग्राम लगा दो, वो बन गया ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, जैसे मैं बात करती हूँ हीलियम के बारे में। हीलियम है, उसका एटॉमिक नंबर 2 है, उसका मास नंबर 4 है। वैसे उसका एटॉमिक मास होता है 4 AMU। ठीक है, 4 AMU उसका एटॉमिक मास, यानी कि 1 एटम ऑफ हीलियम विल वेव अराउंड 4 एटॉमिक मास यू। ठीक है, अब अगर मैं इसके आगे ग्राम लगा देती हूँ तो ये हो जाता है ग्राम एटॉमिक मास, यानी कि अगर मैं इसके आगे 4 ग्राम लिख दूंगी तो ये हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हीलियम। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हीलियम। ठीक है, हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, यहाँ हमने ये चीज़ क्यों डिस्कस की, इसलिए कि किसी भी एलिमेंट के ग्राम एटॉमिक मास में कितने एटम्स होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के बराबर के एटम्स होते हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर मैंने हीलियम की बात की, हीलियम का अगर एक एटम की बात की मैं बात करती तो वो था 4 AMU, उसको मैंने ग्राम में कन्वर्ट किया, वो आया 4 ग्राम्स। 4 ग्राम इसका ग्राम एटॉमिक मास था, तो यानी कि इसमें कितने एटम्स होंगे, 6.022 into 10 to the power 23 atoms of helium. Okay, इतने एटम्स ऑफ हीलियम में, यही इंपॉर्टेंस थी एवोगैड्रो नंबर की। उसने बात की थी ग्राम एटॉमिक लेवल पे कि अगर हम 1 मोल, मोल भी अभी टर्म आएगा, अभी आप सोच रहे हो मोल क्या है, अभी इसके बाद वो टर्म आएगा, थोड़ा इसको बेस से लेके चल रहे हैं कि पहले एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, किसी भी एलिमेंट के अगर हम एटॉमिक मास के आगे ग्राम लगा देंगे तो हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास, और ग्राम एटॉमिक मास में कितने एटम्स होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के बराबर, यानी कि यहाँ पे लिख लो इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, वैसे अगर मैं कार्बन की बात करूं, अगर मैं यहाँ पे कार्बन की बात करूंगी तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 और उसका मास नंबर है 12। अगर उसके एक एटम के मास के बारे में बात करूंगी तो वो होता है 12 AMU, और अगर मैं इसको ग्राम्स में कन्वर्ट कर दूं तो ये हो जाएगा 12 ग्राम। 12 ग्राम इसका ग्राम एटॉमिक मास है, यानी कि 1 मोल, यानी कि Na एटम्स का मास। 12 ग्राम ऑफ कार्बन अगर हम लेंगे तो उसमें कितने एटम्स मिलेंगे, Na एटम्स मिलेंगे। ओके, ऐसे ही ऑक्सीजन का होगा, ऐसे ही अलग अलग एलिमेंट्स का होगा। ठीक है, इतनी बात हुई, ये बात थी ग्राम एटॉमिक मास के बारे में। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, किसी भी एलिमेंट या एटम, किसी भी एलिमेंट का एटम लिया, उस एटम के AMU क्या हमने हटा के अगर ग्राम लगा दिया, उसको ग्राम में कन्वर्ट कर दिया तो वो जाता है ग्राम एटॉमिक मास। एक ग्राम एटॉमिक मास में कितने एटम्स होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। ठीक है, अब थोड़ा सा समझते हैं मास ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। आपको मैंने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में बताया कि एटम डिविजिबल है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स तीनों पाए जाते हैं। उसके मासेस के बारे में बात, ठीक है। सबसे पहले मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देखते हैं। एक एटम किससे मिलके बना होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन तीन चीज़ों से मिलके वो बना होगा। उनके मासेस के बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ये होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। kg में है, इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 टू द पावर +3 होता है, तो 3 पावर यहाँ कम हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 या फिर अभी इसको आप रहने दो, इतना ही समझो, ग्राम की बात बाद में करें। ठीक है, ये होता है इसका एटॉमिक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, अब मास ऑफ प्रोटॉन देखते हैं। ये है अराउंड 1.67 इंटू 10 टू द पावर -20 kgs, और इसी को हम लोग 1 AMU कहते हैं, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट। ये कैसे हुआ है अभी आपको समझ में आएगा इसके बाद। ठीक है, इसी का नाम क्या है, 1 AMU।
इसको हम लोग क्या कहते हैं, 1 AM, ठीक है। और मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, वो भी लगभग इसी के बराबर होता है, सेम अराउंड इतना ही होता है। तो अभी हम लोग अराउंड 1 AMU कह सकते हैं। चलो, ये 1 AMU कहाँ से आया मैम, ये आप सोच रहे हो, इसको आप लोग ग्राम्स में भी कन्वर्ट कर ही लो। ये हो जाएगा अराउंड 1.67 10⁻⁻24 ग्राम्स, उतना ही हो जाएगा। ये हो जाएगा 9.1 और माइनस, ठीक है। ये मास ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। इसमें एक पॉइंट आपको याद रखना है कि 1 AMU क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर 1.67 × 10⁻⁻27 kg या फिर 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम्स। इतनी बात हो गई। अब इसके बाद सवाल आया था कि क्या है एक AMU, क्या है, ये आया कहाँ से, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं हम, ठीक है। What is 1 AMU? What is 1 AMU? देखो, अलग अलग एलिमेंट्स पे साइंटिस्ट ने पढ़ा, देखा मासेस क्या है, किससे मैच खाती हैं, क्या होती हैं। उन्होंने मैच किया जब कार्बन के लिए, वो बेस्ट लगा कार्बन, क्योंकि कार्बन में एग्जैक्ट 12 यूनिट्स है, मतलब कार्बन एग्जैक्ट 12 यूनिट्स है, कोई डिस्पेरेंसी नहीं है उसमें, एग्जैक्ट 12 ग्राम्स या 12 AMU के अराउंड उसका आता है। और ये आया कैसे, ठीक है। पहले तो देखो, मैं बात कर रही हूँ एक कार्बन के बारे में, मैं बात कर रही हूँ कार्बन के बारे में। 6 उसका एटॉमिक नंबर है, 12 उसका मास नंबर है, ठीक है। 12 ग्राम अगर मैं कार्बन लूंगी तो इसमें कितने एटम्स होंगे। पीछे मैंने बताया कि अगर AMU को रिप्लेस करके ग्राम लगा देते हैं तो वो बन जाता है ग्राम एटॉमिक मास। तो सेम वे अगर मैं 12 ग्राम कार्बन ले रही हूँ तो इसमें कितने एटम्स होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, यानी कि आपके अवोगाड्रो नंबर के बराबर, ओके। इसका 1/12 हिस्सा कर दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखिए, मैं अगर बात कर रही हूँ कि 1 ग्राम कार्बन कितना वेट करेगा, तो यूनिटरी मेथड आपने पढ़ा होगा, ये चीज़ नीचे आ जाएगी, ये हो जाएगा एक सेकेंड, ठीक है। तो मैंने आपसे बात की कि 12 ग्राम कार्बन में इतने एटम होंगे, ठीक है। तो 1 ग्राम ऑफ कार्बन का वेट अगर हम लोग निकाले, एटम्स निकालेंगे तो वो भी हो जाएगा, या फिर हम लोग 1 एटम पे बात करेंगे तो वो भी हो जाएगा। मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि 1 एटम ऑफ कार्बन विल वेट हाउ मच, तो मैंने यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ समझ, ठीक है। अगर मैं यहाँ लिख दूँ 1 एटम ऑफ कार्बन क्या होगा, ये चीज़ नीचे आ जाएगी, ये हो जाएगा 12 ग्राम अपॉन 6.022 इंटू 23, ठीक है। इतना आया एक एटम का मास। अब क्या किया, इसका 1/12 हिस्सा कर दिया, 1/12 हिस्सा किया तो क्या हुआ, फिर से समझो, फिर से समझो।
कार्बन 12 लिया, ठीक है, कार्बन 12 लिया, उसमें उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, उसका मास नंबर 12 होता है, ठीक है। अब इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसका जो मास नंबर है वो 12 है, ठीक है, यानी कि 12 ग्राम कार्बन में कितने एटम्स होंगे, अवोगाड्रो नंबर, अवोगाड्रो के बराबर। फिर मैंने एक एटम का मास निकाला, 1 एटम ऑफ कार्बन का मास निकाला, तो इस यहाँ पे जब 1 हुआ तो ये चीज़ नीचे आ गई, यानी कि इतना मास आएगा एक एटम ऑफ कार्बन का, ठीक है। अब इसका 1/12 हिस्सा निकाला, ठीक है, 1/12 हिस्सा निकालेंगे तो मास ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन 12 क्या होगा, तो हम लोग किससे डिवाइड कर देंगे, इस पूरे टर्म को 1/12 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 12/6.022 10⁻23, ठीक है, इंटू 1/12, ठीक है। तो ये आ गया कितना, ये दोनों तो कट जाएंगे, क्या बचेगा 1/6.022 10⁻23। अब इसको कैलकुलेट करेंगे और ऊपर ले जाएंगे तो ये अराउंड आता है एक मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर, ठीक है, इतना आता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स, ठीक है, इतने के बराबर ये आता है, ओके। तो इसीलिए इसको कह दिया गया कि ये 1 AMU है। क्या है ये, 1 AMU। चलो क्या हो गया ये 1 AMU, ठीक है। आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे रोकते हैं, ठीक है। आज हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की बात की, हमने अवोगाड्रो नंबर की बात की, हमने एक एटॉमिक मास यूनिट की बात की, हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात की, सब एटॉमिक लेवल पे हम आए, हमने लिमिटेशन डिस्कस की डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, उसमें हम लोग बात करेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास की, ग्राम एटॉमिक मास की, फिर वैसे ही आगे चलते चलते मोल आएगा, फिर मोल से आपका जो एकदम इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर, जिससे हर साल 2 से 3 क्वेश्चंस तो आने ही हैं आपके, वो डिस्कस हो, ठीक है। इतना आप लोग पढ़िए और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ये बेसिक है, इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप अपने क्वेश्चन सॉल्व करिए, आप ग्रेविटी के मॉड्यूल्स को सॉल्व करिए, आप अलग जो बुक्स मैंने बताए थे रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स रिस्पेक्टिव ब्रांचेस के लिए, उसको पढ़िए और साथ में नोट्स बनाइए। अभी से लगे रहेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका नीट। केमिस्ट्री में 100 on 100 फुल मार्क्स आएंगे आपके। इतना हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट लेक्चर जो कि कल होगा उसमें हम लोग आगे की चीज़ें। थैंक यू सो मच।